वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। देखिए, आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। हिंदी में कहेंगे प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रतिरोध के बारे में भी पढ़ चुके हैं, प्रतिरोधकता के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसी पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि किसी चालक में जो प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है वह ताप बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाता है। कहने का मतलब, यदि ताप को हम इंक्रीज करते हैं तो देखा गया है कि प्रतिरोध हो या प्रतिरोधकता हो, दोनों ही बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो गति करते रहता है, उसके गति में ताप बढ़ने के साथ साथ बाधा भी बढ़ जाती है। अर्थात चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वह गति जो पहले करता था जिस अनुसार से, उस अनुसार से ताप बढ़ने के बाद गति नहीं कर पाता है। उसके गति में रुकावट पैदा होने लगता है, उसका गति जो है कम होने लगता है। जब चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति में रुकावट पैदा आ जाती है तब तो प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। अब प्रतिरोध उत्पन्न हो गया और प्रतिरोध का मान बढ़ जाने से करंट का मान क्या होता है, घट जाता है। जब करंट घट जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि प्रतिरोध बढ़ रहा है। तो हम लोग सीखे क्या कि ताप बढ़ा देने से प्रतिरोध हो या प्रतिरोधकता हो, दोनों ही क्या होती है, घट जाती है। चलिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लिए यदि θ1 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस हमारा R1 है, प्रतिरोध कितना है, R1 है। अब टेम्परेचर को हमने इंक्रीज कर दिया, θ1 से कितना कर दिया, θ2 डिग्री सेल्सियस कर दिए। तो θ2 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस भी बढ़ गया, कितना हो गया, R1 से बढ़ करके R2 हो गया। मान लो कि सपोज कर लो कि टेम्परेचर हमारा 10 डिग्री सेल्सियस था इनिशियल में, फिर हमारा टेम्परेचर जो है 10 से बढ़ के 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, तो डेल्टा थीटा बराबर θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, डेल्टा थीटा मान लो, तापांतर कह दो इसको। तो तापांतर निकालने का फॉर्मूला हो गया θ2 माइनस θ1। जितना भी रहे, 15 रहे, 10 रहे, 20 रहे, इंक्रीज जो कर ले उसमें से उसको क्या कर देना है, घटा देना है। घटा करके डेल्टा थीटा का मान निकाल लेना था। डेल्टा थीटा निकालने के लिए θ2 माइनस θ1 करना पड़ेगा। अब देखिए, प्रतिरोध पहले कितना था, R1, θ2 पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, θ2 पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है, R2 बराबर पहले कितना रेसिस्टेंट था, R1 प्लस R1 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, R1 प्लस R1 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया हमारा R1, क्या बचा इधर, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग R2 का मान निकाल सकते हैं। R2 का मान यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं। R1 का मान रख देंगे, अल्फा क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान देना है, डेल्टा थीटा तापांतर हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस कहेंगे इंग्लिश में। अल्फा, जहां अल्फा को हम लोग एक नियतांक, जहां अल्फा एक नियतांक है, कोमा देना है, जिसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। याद रखना है, अल्फा को क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। अल्फा एक नियतांक है, इस नियतांक का नाम क्या दे दिए हम लोग, प्रतिरोध ताप गुणांक। और इसका एसआई मात्रक होता है, अल्फा का एसआई मात्रक याद रखना है, अल्फा का एसआई मात्रक पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस होता है। समझ गए। इसी तरह से प्रतिरोधकता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सिमिलरली प्रतिरोधकता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्रतिरोधकता निकालने के लिए वही फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, ρ2 बराबर ρ1
इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू इंटू डेल्टा थीटा। ये फॉर्मूला निकल गया हमारा किस चीज के निकालने के लिए, प्रतिरोधकता निकालने के लिए, ताप बढ़ने पर ρ2 का मान निकालने के लिए। यहां भी हम लोग देखें अल्फा, तो अल्फा को भी वही बात है, इस स्थिति में भी लिखेंगे हम लोग जहां अल्फा एक कांस्टेंट है, इट मीन्स नियतांक है, अल्फा एक नियतांक है, जिसे यहां पर देखिए क्या कहा जाएगा, जिसे प्रतिरोध ना करके यहां क्या कह देंगे हम लोग, प्रतिरोधकता ताप गुणांक कह देंगे। यहां भी हम लोग क्या कह देंगे, प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहेंगे। ये वाला समीकरण में अल्फा को क्या नाम दे दिया हम लोग, प्रतिरोध ताप गुणांक, और ये वाला जो समीकरण बना ρ2 निकालने के लिए, इसको हम कह दिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ऐसा ही मात्रक भी वही रहेगा, पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, इसको लिख लीजिए। चलिए, प्रतिरोधकता ताप गुणांक और प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखिए यहाँ न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा है, सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, 2.1 ओम है। अब टेम्परेचर को बढ़ा करके 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। पहले टेम्परेचर कितना था, 27.5 डिग्री सेल्सियस, अब हो गया है 100 डिग्री सेल्सियस पे। प्रतिरोध भी बदला दिया, कितना हो गया, 2.7 ओम, जबकि पहले कितना था, 2.1 ओम। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ भी क्या हुआ है, प्रतिरोध भी बढ़ गया है। अब कह रहा है कि सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक या प्रतिरोध ताप गुणांक जो कहिए अल्फा का मान ज्ञात करना है। चलिए पहले प्रश्न में क्या दिया गया है उसको लिखिए। गिवन दैट थीटा 1 डिग्री सेल्सियस कितना है, पहले टेम्परेचर कितना था, 27.5 डिग्री सेल्सियस, और इस स्थिति में प्रतिरोध कितना था, R1 2.1 ओम। टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, कितना डिग्री सेल्सियस कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस पे। रेसिस्टेंस कितना हो गया, रेसिस्टेंस कह रहा है 2.7 ओम। तो क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, अल्फा बराबर वाट। प्रतिरोधकता ताप गुणांक या प्रतिरोध ताप गुणांक जो कहिए अल्फा बराबर वाट ज्ञात करना है। तो हम लोग कर चुके हैं, वी नो डेट, कर चुके हैं, क्या पढ़े हैं, R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ऐसा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग। तो डेल्टा थीटा क्या है हमारा, तापांतर। तापांतर कैसे निकलेगा वो भी देख लीजिए। तापांतर निकालने के लिए R2 का मान दिया गया है, R2 का मान 2.7, R1 का मान 2.1 इंटू 1 प्लस अल्फा, अल्फा तो ज्ञात करना ही है। और तापांतर, तापांतर कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिए, तापांतर कैसे निकालेंगे। तो ताप का अंतर θ2 माइनस θ1 कर देना है यहाँ पर हमको, θ2 माइनस θ1, क्लियर है। 2.7 इंटू 2.1 1 प्लस अल्फा। अब देखिए θ2 कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और θ1 कितना है, 27.5, घटाइए दोनों को, 2.7 2.1 1 प्लस अल्फा, घट के कितना हो गया, ये हो गया हमारा 72.5 डिग्री सेल्सियस। आप देखिए इसको इस साइड लाइए, बराबर के इस पार, 2.7 इंटू बाय 2.1 डिवाइड में आ जाएगा। इधर क्या बचा, 1 प्लस अल्फा इंटू कितना बच गया, इधर डेसिमल उड़ेगा, कितना बच गया, 27/21। इधर 1 प्लस सेम टू सेम अल्फा 72.5, 72 कहां से आया, 72.5, इसको घटाएं तो कितना से कटेगा, 3 से, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, कितना आ गया, 9/7 इंटू 1 प्लस अल्फा 72.5। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, इसको एक को इधर लाइए, 9/7 माइनस
1। इधर क्या बच गया, अल्फा इंटू 72.5, घट जाएगा, एलसीएम लीजिए यहाँ 7 9 7 बराबर अल्फा इंटू कितना हो गया ये 2/7 बराबर अल्फा इंटू 72.5। डेसिमल उड़ा देते हैं, या यहाँ गुना का चिन्ह दे दीजिए, 2/7 बराबर अल्फा इंटू 72.5। डेसिमल उड़ गया तो यहाँ कितना आ गया 10 आ गया। 2/7 बराबर अल्फा इंटू 725/10, 725/10। अब इस पर लाइए बराबर कोई साइड, 2/7 गुना 10 आ जाएगा ऊपर में, 725 आ जाएगा नीचे, बराबर क्या बचा अल्फा, कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 25 25, ऊपर में हो गया 2 दूनी 4 बटे 7 गुना 145 बराबर अल्फा। 4 बटे गुना कीजिए कितना आएगा, 7 5 35, 3 बचा, 7 5 35, 3 7 चौक 28, गुना कीजिए 145 गुना 7, 7 5 35, 7 चौक 28, 3 31, 7 3 10, 1015 बटे अल्फा। डिवाइड कीजिए और आंसर बोलिए कितना है। आंसर हो जाएगा हमारा अल्फा बराबर 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस, या केल्विन भी कह सकते हैं, या पर केल्विन, यही हो जाएगा आंसर। लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिए, लघु प्रश्न में आता है एग्जाम में अक्सर। प्रश्न है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जिन भौतिक कारकों पर निर्भर करती है उनमें से किन्हीं दो का उल्लेख करें। तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का भौतिक कारक बहुत है, उनमें से दो का उल्लेख करना है। जैसे कि हमने बता दिया ताप पर निर्भरता, तो पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है। जैसे हमने चालक पदार्थ में अभी पढ़ चुके हैं कि चालक पदार्थ का जो प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से बढ़ती है और ताप के घटने से घटती है। तो पहला निर्भरता क्या हो गया, ताप पर निर्भरता। दूसरा निर्भरता कह रहा है पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति यदि बदल दिया जाए तो प्रतिरोधकता भी क्या होगा, बदल जाएगा। चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता, उसके बाद कुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता, अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता, सभी की प्रतिरोधकता क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाला भौतिक कारण क्या हो सकता है, ताप हो सकता है। और दूसरा भौतिक कारण क्या हो सकता है, पदार्थ की प्रकृति। प्रकृति कहने का मतलब वह पदार्थ किस प्रकार से बना है, चालक है कि कुचालक है कि अर्धचालक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ताप पर निर्भरता, दूसरा हो गया पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता। अगला प्रश्न है, रो प्रतिरोधकता वाले तार की लंबाई को दुगुनी कर दिया गया। एक तार है जिसकी प्रतिरोधकता कितना है, रो है। इस तार की लंबाई को हमने क्या किया, दोगुना कर दिया गया। लंबाई जब दोगुना कर दिया गया, अब बताइए नई प्रतिरोधकता क्या होगी। इस टाइप का हमने एक प्रश्न और देखा है, उस प्रश्न में प्रतिरोध के बारे में पूछा जा रहा है, जबकि इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, प्रतिरोधकता के बारे में। तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले जानना है कि प्रतिरोधकता पदार्थ की आकृति या साइज पे निर्भर नहीं करता है। हम इसकी आकृति को दुगुना कर दे, तिगुना कर दे, चार गुना कर दे, या इसकी लंबाई को आधा कर दे, तो साइज पे निर्भर नहीं करता है, वह निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर। तो यहाँ पदार्थ की प्रकृति नहीं बदलेगी। मान लिया जाए इसको, ये प्लास्टिक है, इसको लंबाई कर देंगे, डबल कर दिया जाएगा, तो आखिरकार यह तो प्लास्टिक ही रहेगा, कोई चालक तो नहीं बन जाएगा। अर्थात कहने का मतलब पदार्थ की प्रकृति यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पर हो क्या रहा है, पदार्थ का साइज बढ़ रहा है, या फिर साइज को घटा देंगे, तो घटाने या बढ़ाने से
आकृति पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए तार को दुगुनी कर देने पर भी प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह जो है प्रतिरोधकता वो प्रभावित रहेगा, अर्थात इस पे कोई चेंज नहीं रहेगा। यदि इसी टाइप का प्रश्न रहता, प्रतिरोधकता की जगह पर प्रतिरोध लिखा रहता और लंबाई को दोगुनी कर दिया जाता, तब जाकर के प्रतिरोध रहता, तो प्रतिरोध वह 4 गुना हो जाएगा, जबकि प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको क्लियर कर लीजिए, एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। धन्यवाद।